हूँ डॉक्टर कीर्ति पटेल जी को कि आप आए और भारतीय ज्ञान परंपरा में आयुर्वेद डॉक्टर कीर्ति पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर, थैंक यू। सम्मानीय मंच पर उपस्थित डॉक्टर सरोज गुप्ता मैडम जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि आपने इतने अच्छे कोर्स में मुझे एक वक्ता के रूप में इनवाइट किया है। तो मैं आप लोगों के लिए आयुर्वेद से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहूँगी। आयुर्वेद क्या है और दर्शन शास्त्र, जैसा मैं तो इस विषय पर ज़्यादा उतना नहीं वो बता सकती आपको, बट दर्शन से क्या संबंध है आयुर्वेद का और आयुर्वेद आज कहाँ पर किस पोजीशन पर है वो मैं जरूर आपको बताना चाहूँगी। तो आयुर्वेद से स्टार्ट करते हैं हम कि आयुर्वेद क्या है। आयुषो वेदा आयुर्वेदा, मतलब आयुर्वेद आयु का वेद है। और आयु क्या है कि एक आयु कैसी होनी चाहिए, आयु मतलब एक जीवन वृत्त, जीवन काल कैसा होना चाहिए। तो हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानव च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदा स उच्यते। मतलब ये आयुर्वेद की परिभाषा है कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद में सर्वप्रथम 4 प्रकार की आयुओं का वर्णन किया है कि हित आयु, सुख आयु, अहित आयु और दुख आयु। ठीक है, तो आपको कैसी आयु चाहिए वो बताता है आयुर्वेद। हित आयु मतलब आप लोगों का कैसे हित कर सकते हैं, और सुख आयु मतलब आप अपना जीवन वृत्त कैसे आराम से निकाल सकते हैं, वह है सुख आयु। तो इसके बारे में जो वर्णन बताया गया है वो आयुर्वेद में वर्णन है। आयुर्वेद एक स्वतंत्र अपना मौलिक एक दार्शनिक विचारधारा है। आयुर्वेद विचारधारा क्यों बताया गया है इसमें, क्योंकि पहले जो दर्शन सभी शास्त्र मनुष्य को आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक इन तीनों प्रकार के संताप से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। और ये तीनों प्रकार के संताप हैं इनसे, परंतु जब तक उत्तम स्वास्थ्य की प्रवृत्ति ना होगी, आरोग्य नहीं होगा, तब तक आप इनका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से होती है, यहाँ के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग माना गया है। जो हमारे वेद हैं वहां से स्टार्ट होता है आयुर्वेद। और इसका कभी स्वयं ब्रह्मा ने इसको आयुर्वेद का अवतरण कराया है धरती पर। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता का निर्माण किया था आयुर्वेद का चिंतन करके। इसके बारे में लिखित जानकारी ऐसे कुछ नहीं दिया गया था, उन्होंने तो स्मरण किया ब्रह्मा जी ने और फिर प्रदान किया। वो कैसे हुआ है मैं आपको बताती हूँ। पहले ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता का निर्माण किया, उसमें 1,00,000 श्लोक और 1,000 अध्याय थे उस ब्रह्म संहिता में। उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को, प्रजापति ने अश्विनी दव को, और अश्विनी दव ने राजा इंद्र जो देवताओं के राजा माने जाते थे उनको ये ज्ञान मौखिक रूप से चिंतन के रूप में प्रदान किया गया। अभी क्या होता है कि जब सदियों का अंत जब स्टार्ट होता है तो लोगों में संताप, भय, चीजों को एकत्रित करने की जानकारी, ये सब होने की वजह से रोगों की उत्पत्ति सदियों के लास्ट में बताई गई है। अभी उसके बाद में ऋषि, उस टाइम पे तो ऋषि मुनि हुआ करते थे, चिकित्सक तो ऐसे होते नहीं थे क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती थी। चिकित्सकों की संगोष्ठी होती है कि राजा इंद्र के पास जाकर आपको ज्ञान लेकर आना है आयुर्वेद का। उससे भारद्वाज ऋषि मुनि थे जो कि वहां पर जाके लेकर आए और उन्होंने अपने शिष्यों को इसका ज्ञान बांटा। वो भी मौखिक रूप से था, स्मरण के रूप में कि उन्होंने अपनी स्मरण शक्ति से उनको दे दिया। तो जो उसमें से एक महर्षि अग्निवेश थे, उन्होंने अग्निवेश संहिता का निर्माण किया। संहिता मतलब जो सूत्र रूप में हमारे पास आयुर्वेद सर्वप्रथम आया अग्निवेश संहिता के रूप में। अब अग्निवेश संहिता लोग उतने नॉलेज वाले नहीं थे, इंटेलिजेंट नहीं थे, तो वो कैसे उसको पढ़ पाते या क्या कर पाते। तो फिर ऋषि उन्होंने अपने शिष्यों से बताया होगा कि आप इसको एक सरल भाषा में इसका प्रतिपादन कीजिए। तो अग्निवेश संहिता को आचार्य चरक, जो कि आजकल हमारे पास चरक संहिता, जिसका हम ज्ञान लेते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, तो वो उसका मूल रूप अवतरित हुआ, जिसको हम चरक संहिता कहते हैं। संस्कृत में चरक संहिता है और इसको हम आजकल काय चिकित्सा, मेडिसिन का प्रधान ग्रंथ, जैसे कि एलोपैथिक में क्या बोलते हैं कि हिपोक्रेट जो है मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन है, तो आयुर्वेद के फादर ऑफ मेडिसिन है आचार्य चरक और फादर ऑफ सर्जरी है आचार्य सुश्रुत। और ये नॉलेज ऐसा नहीं है कि आपने बोला
आपको मानना ही है, नहीं, आजकल ये सब रिसर्च बेस्ड है। जितना भी उसमें जानकारी दी गई है, रोगों के बारे में दिया गया है, वो सब रिसर्च बेस्ड है। और अभी अपना सरकार भी उसको कितना प्रमोट कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी आयुर्वेद को कितना प्रमोट कर रहे हैं, और इसका हम देख भी रहे हैं कि हाँ, रोगों में कितना अच्छा इसका काम किया जा रहा है। तो आयुर्वेद की मैं मेन आपको पॉइंट बताती हूँ कि आयुर्वेद के अष्टांग मतलब 8 प्रकार के पार्ट हैं आयुर्वेद के। काय, बाल, गृह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्टा, जरा, वृषाण। काय मतलब अग्नि या शरीर की चिकित्सा को काय चिकित्सा कहा गया है, जो कि मेन चिकित्सा है हमारे, जैसे मेडिसिन होता है वो काय चिकित्सा है। बाल मतलब कौमार नृत्य मतलब पीड़िया, बच्चों की चिकित्सा। कौमार नृत्य के अंदर आयुर्वेद में पहले तो मूल अग्नि की चिकित्सा बताई है, उसके बाद बालकों की, सीधे बालकों की चिकित्सा को गए हैं। बालकों की चिकित्सा के साथ उसी में स्त्री रोगों का समावेश किया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि स्त्रियों को उस टाइम पे ये कहा गया कि योगक्षेम मतलब कि आप अपना पहले स्वयं का भरण पूर्ण करना है, स्वयं को स्वस्थ रखना है, फिर तभी आपको परिवार की स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मतलब इतना आयुर्वेद में पहले उस टाइम में 1500 ईसा पूर्व आयुर्वेद को बताना चाहूंगी मैं, उस समय तक विश्व में कोई भी चिकित्सा पद्धति डेवलप नहीं हुई थी, तब आयुर्वेद चलता था। तब से लगातार उन्नति होता जा रहा है। हाँ, बीच में जरूर जब हमारा देश स्वतंत्रता के रूप में मतलब परतंत्र था, उस टाइम पे आयुर्वेद का ह्रास हुआ है, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात जो हमारा पल्लवित होना चालू है आयुर्वेद, तो अभी अपना पीक स्वर्ण काल में चल रहा है। तो ये कहना चाहूंगी, क्योंकि इसमें भी रिसर्च इंस्टीट्यूट काफी सारे डेवलप हुए हैं अपने यहाँ पर। CCRAS, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च आयुर्वेदा सिद्धा, और आयुष एक डिपार्टमेंट आपने सुना होगा, आयुष विभाग है ना। तो आयुष विभाग में आयुर्वेद, योगा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, ये 5 प्रकार की पैथियों का समावेश इसमें किया गया है। और अभी मैं दर्शन को लेकर आपको बताना चाहूँगी कि आयुर्वेद भी एक स्वतंत्र दार्शनिक विचारधारा रखता है। इसमें भी षट पदार्थों का वर्णन है, लेकिन मैं कह रही हूँ बार बार कि स्वतंत्र है ये, बाकी दार्शनिक सिद्धांतों से ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। इसको चिकित्सा को लेकर इसमें सारी चीजें बताई गई है ना। तो जैसे कि बाकी जो अपने दर्शन है तो द्रव्य गुण कर्म स्टार्ट वहां से पदार्थ होता है, लेकिन इसमें जो पदार्थ का स्टार्ट किया गया सामान्य विशेष, सामान्य से स्टार्ट किया गया है पदार्थों का वर्णन। और सामान्य मतलब क्या है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, मतलब सामान्य का जो परिभाषा दी गई है कि सभी प्रकार के पदार्थों में सर्वदा सभी प्रकार से सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारण और ह्रास हेतु विशेष, और जो विशेष है वो ह्रास का कारण है। क्योंकि जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो सामान्य से यदि कोई रोग में आयुर्वेद जो वात पित्त कफ दोषों पर आधारित है, और दोष साम्यम आरोग्यता, मतलब अगर वात पित्त कफ तीनों साम्य अवस्था में है तो उसे आरोग्यता कहा गया है। सर्वदा अभी मैं आती हूँ सामान्य पे। अगर सामान्य मतलब वात पित्त कफ अगर कोई बड़ा हुआ दोष है तो उसको हमें विशेष हेतु विशेष, मतलब उसका हानि करके, उसको कम करके, उसका क्षय करके फिर हमें उस रोग को ठीक करना है। इसलिए जो पदार्थों का षट पदार्थों का वर्णन किया गया आयुर्वेद में, उसमें सर्वप्रथम किसका वर्णन किया है, सामान्य का। सामान्य, विशेष, समवाय और फिर द्रव्य गुण कर्म। तो आपको तो ये ज्यादा पता होगा फिर द्रव्य गुण कर्म क्या, द्रव्य क्या है, जिसपे द्रव्य गुणकर्म जिस पर निर्भर होते हैं वो द्रव्य होता है। तो हम इसमें बहुत डीप नहीं जाना चाहेंगे। मैं आपको आयुर्वेद की मेन जो आयुर्वेद की सिद्धांत है बस उसको मैं आपको भी इसमें बताना चाहूंगी। तो पहला सिद्धांत आयुर्वेद का त्रिसूत्र आयुर्वेद है, हेतु, लिंग और औषध। हेतु मतलब किसी रोग का कारण क्या है, लिंग मतलब उसके लक्षण, और औषधि मतलब उसकी चिकित्सा क्या है। ये होता है त्रिसूत्र आयुर्वेद, जो कि निर्भर करता है त्रिदंड पर, सत्व आत्मा और शरीर। सत्व मतलब मन, आत्मा और शरीर। अगर इसमें त्रिदोषों का असाम्य अवस्था नहीं रही तो वो रोग रुग्ण कहलाता है, और त्रिसूत्र के द्वारा उसकी चिकित्सा की जाती है। नेक्स्ट आता है पंच महाभूत सिद्धांत। आयुर्वेद भी महाभूतों को मानता है। पंच महाभूत कौन कौन से हैं, ख, वायु, अग्नि, आप, क्षिति, मतलब पृथ्वी, अग्नि, वायु, है ना। ये जो 5 प्रकार के अपने महाभूत हैं, इस पर निर्भर करता है पूरा अपना आयुर्वेद का सिद्धांत। नेक्स्ट है सप्त धातु सिद्धांत, मतलब आयुर्वेद रोगों को, आयुर्वेद अंग, शरीर के
अंगों को तो मानता है, लेकिन उसमें जो धातुएं हैं कि निर्माण कैसे होता है उनका, तो धातु सिद्धांत पर काम करता है। रस, रक्त, मांस, मेद और अग्नि, शुक्र, ये प्रकार इस प्रकार से क्या बोलते हैं सप्त धातु आयुर्वेद में माने गए हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताना चाहूंगी, हाँ, जो आयुर्वेद के अभी जो हमारे पास कौन कौन सी संहिताएं हैं, किस प्रकार की ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध हैं, तो वो है, इसको दो प्रकार से बांटा गया है, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। बृहत्त्रयी मतलब बड़े जो मेन मुख्य ग्रंथ हैं उनको बृहत्त्रयी माना गया है। उसमें 3 है, चरक संहिता जो कि काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है, सुश्रुत संहिता जो कि सर्जरी प्रधान ग्रंथ है, और तीसरा है वाग्भट संहिता। वाग्भट संहिता अष्टम हृदय के नाम से अभी यहाँ पर प्रचलित है, और उसमें पूरा आयुर्वेद के बारे में पूरा ब्रीफ नॉलेज, बहुत अच्छी संहिता है जिसको आजकल अपने यहाँ पढ़ा जाता है, उससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये हो जाती है बृहत्त्रयी, और दूसरी हो जाती है लघुत्रयी। लघुत्रयी के अंतर्गत आती हैं 3 संहिताएं, उसमें माधव निदान, शारंगधर और भाव प्रकाश। अभी क्या होता है कि कई बार चरक सुश्रुत टफ लगती है लोगों को पढ़ने के लिए, तो माधव निदान, शारंगधर जो कि कई इसमें योगों का वर्णन है, और तीसरी होती है भाव प्रकाश। और भाव प्रकाश में किस चीज का वर्णन, द्रव्य गुण, द्रव्य गुण का बॉटनी, पेड़ पौधों का द्रव्य गुण का वर्णन है। पेड़ पौधों के बारे में पूरी जानकारी है, अगर आपको भी चाहिए हो तो आपके यहाँ शायद लाइब्रेरी में बुक्स होंगी, ये आप लोग इसको लेकर पढ़ सकते हैं। अभी मैं आयुर्वेद का कोर्सेज वगैरह बता कोर्सेज क्या होते हैं, है ना, कैसे आप अगर कोई चाहे तो क्या पढ़ाई होती है आजकल जो चल रहा है वो। तो कोर्सेज में आयुर्वेद में BA MS मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, 4.5 साल का मेन और 1 साल की इंटर्नशिप ऐसा कोर्स होता है। और उसमें स्टूडेंट्स को सारे आयुर्वेद की हिस्ट्री, पदार्थ विज्ञान, दर्शन, इससे लगा के पूरा मेडिसिन का जो मैंने आपको अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन किया है उसके बारे में पूरी जानकारियाँ दी जाती हैं। लास्ट ईयर जो 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है उसमें एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक दोनों प्रकार के चिकित्सालयों में जाकर उनकी चिकित्सा के बारे में उनको नॉलेज दिया जाता है। उसके बाद में होता है MD, तो मास्टर डिग्री, इसमें भी अष्टांग आयुर्वेद आजकल MD मेडिसिन, MD पीडिया, MD सर्जरी, MD गायनी, इसमें भी MD कराई जाती है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं अपने यहाँ पे इंडिया में जो वो MD कराते हैं आयुर्वेद में। उसके बाद में भी अगर कोई कंपाउंडर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, दवा सार्जन, छोटे छोटे कोर्स, पंचकर्म डिप्लोमा। हाँ, अब मैं मेनका बताना चाहूँगी, पंचकर्म से आया था कि जो चिकित्सा होती है आयुर्वेद में 2 प्रकार से की जाती है। वो होती है एक शमन चिकित्सा, दूसरी होती है शोधन चिकित्सा, जिसको आजकल आप लोग भी सुनते होंगे पंचकर्म, डिटॉक्सिफिकेशन। जो शमन चिकित्सा है उसमें औषधियों के बारे में वर्णन है कि अगर कोई पेशेंट आता है, कफ कोल्ड का आता है, हेडेक लेके आता है, सिरशूल जिसको बोलते हैं, तो उसमें सिर्फ नॉर्मल मेडिसिन से काम हो जाता है हमारा, क्योंकि उसका दोषों का संचय मतलब एकत्रीकरण उतना ज़्यादा नहीं है उसमें, तो सिर्फ मेडिसिन देते हैं और व्यक्ति ठीक हो जाता है रोग। लेकिन दूसरी चिकित्सा होती है शोधन, जब दोषों का बहुत ज़्यादा संचय हो चुका है कि मतलब जब बोलते हैं हम क्रोनिसिटी, क्रोनिक जो रोग होते हैं उसमें नॉर्मल मेडिसिन से पेशेंट ठीक नहीं होता है, तो उसने पंचकर्म चिकित्सा का वर्णन बताया है। और पंचकर्म चिकित्सा 5 प्रकार की चिकित्सा है, जिसमें एक होता है वमन, मतलब उल्टियाँ करा के दोषों को निकालना, जैसे जो कौन कौन से रोगों में होता है वो उदर, शीत, पित्त, मतलब जिसको एलर्जी होती है, बार बार रिकरेंट क्या बोलते हैं राइनाइटिस, कफ कोल्ड हो रहा है बार बार, वीक है जो व्यक्ति, कफ की बीमारियां हो रही, कफ मतलब जैसे कि बार बार उसको चकत्ते आ रहे हैं शरीर में, या फिर एसिडिटी हो रही है बॉडी में, तो उसमें वमन कराया जाता है। वमन कौन सी ऋतु, बसंत ऋतु में, जो कि अभी आने वाली है, उसमें दवाइयाँ खिला के मॉर्निंग टाइम पे कम से कम 10 से 15 वमन हो जाता है पेशेंट का, और समझिए 1 साल के लिए वो फ्री हो जाता है ना, तो उसको 1 साल तक तो ये डिसीज नहीं होनी है। दूसरा होता है विरेचन। विरेचन में क्या करते हैं कि दवाइयाँ देके परदेशन मतलब लूज मोशन कराए जाते हैं। वो शरद ऋतु जब पित्त का काल बताया गया सितंबर में ये वाला चीज कराई जाती है विरेचन। और तीसरा होता है शिरोधारा, मतलब सर पर दवाइयाँ डाल के, जिसको नींद नहीं आना, बीपी हाई बीपी है ना, बाल झड़ना, ऐसी चीजों में शिरोधारा का वर्णन किया गया। नस्य मतलब नाक में दवाई डालना, तो ये चीज नस्य डेली भी किया जा सकता है। बताया गया कि आप 2 बूंद अणु तेल या घी, मतलब आपको नोस्ट्रल में 1-1 बूंद डालना ही है डेली। उससे क्या क्या होता है, उससे कि आंखों को लेके, हेयर को लेके, और मतलब चेहरे की जो ऊपर की जो बीमारियां हैं वो कम हो जाती है काफी, अगर डेली आपने ये किया तो। नस्य। इसके बाद होता है आपका बस्ती चिकित्सा, एनिमा, मतलब आपको एनिमा तो समझते होंगे ना, लेटरिन की जगह से दवाइयाँ देना, काढ़े, तेल, इन चीज़ों को दिया जाता है। और इसके रिजल्ट तो इतने अच्छे हैं एनिमा
के इवन पैरालिसिस जो होता है, डिप्रेशन, वात रोग से जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, जिस ये बीमारियों में अपना एनिमा का बहुत अच्छा मतलब रोल होता है। तो ये सब चीज़ें जो चिकित्सा है तो आयुर्वेद में ये अभी बहुत अच्छे से चल रही हैं। अपने यहाँ पे जिला चिकित्सालय हर जगह पे MP में अपने जो आयुष मिनिस्टर हैं रामगुरु कावरे जी हैं, अपने आयुष मंत्री जो यहाँ पर है, तो इसी और HW से एक नया कॉन्सेप्ट चालू है आयुर्वेद में, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो कि गांव को एक तरह से हर गांव को आसपास के पूरे गांव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की गई है। पूरे गांव को योगा कराया जाता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वहाँ पर, है ना, द्रव्य गुण जो औषधीय प्लांट है वो उनके बारे में जानकारियाँ दी जाती हैं। तो ऐसा अपना आयुर्वेद का चल रहा है और आगामी टाइम तो नो डाउट बहुत अच्छा आयुर्वेद का स्वर्णिम काल होने वाला है। अगर आपको कोई क्वेश्चन किसी को करने हैं